तो आज लेके आए हैं आपके लिए नया चैप्टर। और नए चैप्टर की शुरुआत जो है बहुत ही सिंपल होगी। ये चैप्टर का पूरा किस्सा मैग्नेटिज्म को लेके है। इसमें दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये एक चैप्टर है। इसमें एक तो हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे और मैग्नेटिक फोर्स के बारे में सीखेंगे। यहां से ही एक कनेक्शन बनेगा जो दूसरे चैप्टर से भी रिलेट करेगा। और दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। यानी कि करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ये एक एस्पेक्ट है। और हमने देखा कि हम लोग जब बार मैग्नेट खरीदते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कंपस नीडल होता है या बार मैग्नेट होता है, उसमें कोई करंट फरेंट हम फ्लो नहीं करते, वो बस अपने आप मैग्नेट होता है। मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो मटेरियल के अंदर ही मैग्नेटिज्म क्रिएट कर रही है। दो तरीके से मैग्नेटिज्म हम जनरेट होते देखेंगे। एक, हम अगर किसी वायर में डीसी करंट फ्लो करेंगे तो एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होने से एक परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड आपको रीजन में क्रिएट होता हुआ दिखेगा। और उस मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व कर पाएंगे हम, क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ मटेरियल्स पे फोर्स लगता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल या कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको मैग्नेट स्ट्रांगली अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर ऐसे मटेरियल पास में लाएंगे तो उनपे अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा, तो हम कह देंगे कि ये मैग्नेटिक इफेक्ट है। लेकिन इस मैग्नेटिक इफेक्ट में दो तरह के इफेक्ट हैं। एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है और एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मटेरियल है। इसमें ही हम अर्थ का मैग्नेटिज्म थोड़ा सा ब्रीफली देखेंगे या नहीं देखेंगे, डिपेंड करता है आप लोग कितना मेरे साथ हैं। अगर आप बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दोगे, बोलोगे सर कुछ नहीं आता, तो मैं इसको पढ़ा दूंगा। इसमें मेरिडियन वगैरह ये सब पढ़ाना होता है। दूसरा, इसमें दो फॉर्मूले होते हैं डिप और इंक्लिनेशन के, वो हम लोग करेंगे। और इसमें फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, उसके बारे में भी ब्रीफली सीख सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल है। अगर आप एक बार एनसीईआरटी से भी पढ़ोगे तो वो हो जाता है, लेकिन अगर आप मुझसे बोलोगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। इसमें न्यूमेरिकल नहीं बनते, इसलिए पूछा कम जाता है। ये 10 साल में एक बार आता है। तो इसी में मैग्नेटिक फोर्स से हम यहां पे डाइपोल की प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट उसको कहते हैं जो रॉड जैसा हमको मार्केट में खरीदने में मिलता है, रेड कलर का पेंट उसमें कर देते हैं, एक साइड नॉर्थ पोल दूसरे साइड साउथ पोल लिखा रहता है, उसको हम कंपास नीडल भी बोलते हैं। अगर किसी वो डब्बे के अंदर बंद है और ऐसे नॉर्थ पोल साउथ पोल की डंडी उसमें सुई जैसी लगी रहती है, उसको। तो ये जो डाइपोल होता है, इसमें एक मैग्नेटिक टॉर्क की बात है, मैग्नेटिक टॉर्क। अब ये जो है, ये जो टॉर्क वाली बात है और मैग्नेटिक डाइपोल वाली बात है, ये दोनों चैप्टर को आपस में जोड़ देगी। यानी मैग्नेटिक फोर्स के बाद हम मैग्नेटिक टॉर्क पकड़ेंगे और मैग्नेटिक टॉर्क ऑन डाइपोल लेने के लिए हम यहां से कनेक्ट करेंगे, वैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल में घुस जाएंगे। तो डाइपोल दोनों जगह आपको कनेक्ट करता हुआ दिखाई देगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में भी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी। इसके साथ अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक मटेरियल, यानी कि फेरोमैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, इस तरह के केसेस हम कर पाएंगे। तो ये दोनों चीजें हम कर सकते हैं। डाइपोल पढ़ना जरूरी है। डाइपोल दोनों इफेक्ट में दिखाई देगा, एक बार मैग्नेट में भी डाइपोल दिखेगा और इसमें भी मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी में भी डाइपोल दिखेगा। दोनों डाइपोल को मैं एक साथ जोड़ दूंगा और एक साथ चला जाऊंगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस है मैग्नेटिक फील्ड का और मैग्नेटिक फोर्स का। यही दो इंपॉर्टेंट इवेंट है। सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट जो सवाल आएंगे वो इन्हीं दोनों से आएंगे। ये मैग्नेटिक फोर्स के केसेस में चार्ज को चलाएंगे तो चार्ज या तो सर्कुलर ऑर्बिट में चलेगा या फिर
वो हेलिकल पाथ पे चलेगा। ये वही वाले एग्जाम्पल बनेंगे, शायद आपने 12th में पढ़े होंगे कि चार्ज या तो सर्कल में चलता है या फिर हेलिकल पाथ पे चलता है। ये दोनों बहुत ही सिंपल केसेस हैं जो हमको याद रहते हैं। तो वायर पे फोर्स और चार्ज पे फोर्स, दो फोर्स के केसेस होंगे, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, उनका सवाल डायरेक्टली पूछ सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड निकालने वाला सवाल आने का चांस सबसे ज्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड में भी बच्चों दो ही केसेस हैं जिनका सवाल आता है। वैसे तो 3 है, लेकिन 2 मैं प्रोमिनेंटली बोल रहा हूं। इस मैग्नेटिक फील्ड निकालने के 2 केस हैं, एक है स्ट्रेट वायर और दूसरा है सर्कुलर लूप। यानी कि जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे तो स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, सॉलिड स्फीयर का, कंडक्टिंग स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, वेरिएबल डेंसिटी, सिलेंडर का निकालते थे, रॉड का निकालते थे, डिस्क का, रिंग का, पॉइंट चार्ज का, डाइपोल का, बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पढ़े। लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 2 ही केस का, स्ट्रेट वायर और सर्कल, स्ट्रेट वायर और सर्कल। तो आज के क्लास में हम स्ट्रेट वायर और सर्कल करेंगे, तो आज के क्लास में ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ दिस चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के सवाल आते हैं उन्हीं में। ये चैप्टर जो है वैसे मॉडरेटली हर पार्ट में थोड़ा थोड़ा प्रसाद देता है, लेकिन सबसे ज्यादा इसी में बनता है। उसके साथ फिर मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों को मिला देंगे तो 50-60%, 60-70% क्वेश्चंस आपको इन दोनों से ही मिल जाएंगे। ये एक करंट कैरिंग वायर है जिसके ऊपर हमने एक मैग्नेटिक नीडल या कंपास नीडल रख दिया है। इसका नॉर्थ पोल सामने की तरफ है, ये साउथ पोल है, और यहां पे अगर करंट फ्लो कर रहे हैं हम लोग ऐसा डायरेक्शन में, तो करंट चल रहा है। अब ये ऊपर से देखो आपको ऐसा दिखेगा, अगर करंट राइट की तरफ चल रहा है, वैसे देखो मैंने वायर को, ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसको नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में रखा है, जिससे कि हमारा कंपास नीडल अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की वजह से नॉर्थ में जो टिप रहे वो नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल रहे, और साउथ में जो टिप है वो साउथ पोल है। तो ये अपने आप वायर के डायरेक्शन में अलाइन हो गया है। अभी वायर में कोई करंट नहीं भेजा, हम भेजेंगे करंट इस वायर में एरो के डायरेक्शन में। ये जो एरो बना है इस डायरेक्शन में करंट भेजेंगे। अगर मैंने वायर में करंट भेजा, थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस कम कर देता हूं, अपने बोर्ड से ही कम कर देता हूं, थोड़ा चिरमिरी आएगा। चिरमिरी मतलब चिप 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 होगा, हाँ, लेकिन थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दिया है। मैं इधर से ब्राइटनेस कम कर देता हूं तो चिरमिरी और कम हो जाएगी। इधर से वापस बढ़ा देता हूं। देखो, हमने अगर इसमें करंट भेजा है साउथ से नॉर्थ की तरफ, और इस करंट भेजते ही इस कंपास नीडल को देखा, तो ये कंपास नीडल ऐसे टर्न हो गया। और टर्न होने का रीजन ये है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, करंट भेजते हैं, करंट जैसे ही बनाते हैं, वैसे ही वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। और जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए चार्ज पर फोर्स लगता है, वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स लगता है। तो सर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो फोर्स किधर लगता है? अगर चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में, पॉजिटिव चार्ज को रखो तो जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लगता है, और नेगेटिव चार्ज को रखो तो अपोजिट में लगता है। तो फिर उसी तरीके से नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज की तरह एक्ट करेगा और साउथ पोल नेगेटिव चार्ज की तरह एक्ट करेगा। नॉर्थ पोल में जिस तरफ फील्ड है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, जबकि साउथ पोल में जिस डायरेक्शन में फील्ड है, तो इस वायर की वजह से फील्ड नीचे की तरफ बन रही है, दोनों पॉइंट पे नीचे। लेकिन नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज जैसा होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज होता है वैसे नॉर्थ पोल होता है, और साउथ पोल इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज की तरह होता है। इसको डाइपोल ही बोलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा मिला के बना है। लेकिन ये कोई है नहीं, आपको भी पता है, मैं कह रहा हूं कंपैरिजन में नॉर्थ पोल पॉजिटिव चार्ज की तरह इमेजिन करना है और साउथ पोल को नेगेटिव चार्ज की तरह। दोनों जगह मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ बना तो नॉर्थ पोल को नीचे ही धक्का लग गया
और साउथ पोल को ऊपर, इसलिए टॉर्क लग गया, ये थोड़ा रोटेट हो गया। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा हमें ये याद रखना है कि फोर्स ऐसा लग रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इस डायग्राम को कोई बनाने की जरूरत नहीं, इस डायग्राम से और कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। अब हमने बोला कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में बन रही है। तो आपको अपना राइट हैंड रूल, वैसे तो स्विमिंग रूल है, लेकिन स्विमिंग रूल की चिंता नहीं करना, सुनने में अच्छा लगता है लेकिन उतना मजेदार नहीं है। अभी जो हमने करा वो स्विमिंग रूल का ही रिवर्स था। ये जो राइट हैंड रूल, ये देखो, ये मेरा ही हाथ है, ये देखो, नहीं उतना मेरा हाथ नहीं लग रहा, थोड़ा दूर रखेंगे तो शायद लगेगा। हाँ, अब ठीक है, अब परफेक्ट आ गया। ये मेरा ही हाथ है और मैंने अपने थंब को, राइट हैंड के थंब को करंट के डायरेक्शन में रखा है और फिंगर्स को ऐसे घुमाया, तो फिंगर्स जिस सेंस में रोटेट करेंगे उसी सेंस में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। मतलब कि अगर करंट कैरिंग वायर में करंट अपवर्ड है तो राइट हैंड के थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में मैच कराते हुए राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाओगे तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ घूमता हुआ दिखेगा और वायर के पीछे से होता हुआ फिर ऐसे आके मिल जाएगा। क्लोज्ड लूप बनाना है, मैग्नेटिक फील्ड के ऐसे ही लाइंस आपको दिखने चाहिए। ये इमेजिन करेंगे तो आराम से आपको अपीयर होने लगेगा। वायर के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में थंब रखो और राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाओ चारों तरफ, तो ये राइट हैंड थंब रूल से अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे गोल गोल लाइन बनाएगा। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, अभी एक दो फोटो में और दिखाई देगा। ऐसे ही अगर वायर में करंट, हाँ, तो अगर आप इस थंब के इस डायरेक्शन को देखें तो करंट ऊपर की तरफ है, इसमें भी करंट ऊपर की तरफ है, लेकिन इस फोटो में आप राइट साइड के पॉइंट की बात करें तो ये फिंगर्स अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो फील्ड का डायरेक्शन इनटू द प्लेन लिखा है। और ये जो यही फिंगर्स है, थंब ऊपर रखा और लेफ्ट साइड में फिंगर्स बाहर की तरफ मुड़ रहे हैं, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आउट ऑफ द प्लेन रखा। ये इनटू द प्लेन है, ये आउट ऑफ द प्लेन है, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, अब देखो ये मैं रिवर्स कहानी बता रहा हूं। ये स्ट्रेट वायर का केस है, स्ट्रेट वायर, राइट हैंड के फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं और थंब करंट के डायरेक्शन में है। तो स्ट्रेट वायर के केस में थंब है करंट और फिंगर्स हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इसका उल्टा बोलोगे तो सर्कुलर लूप का कहानी आ जाएगा। सर्कुलर लूप का कहानी क्या है? सर्कुलर लूप में, जैसे ये सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप के पूरे लूप में करंट एक ही सेंस में रोटेट कर रहा है और आपको अंदर के किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अंदर के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है, सेम डायरेक्शन, वैल्यू अलग अलग होता है लेकिन डायरेक्शन सेम होता है। तो इसी प्लेन में, इसके अंदर के किसी भी पॉइंट में, लूप के विद इन किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो फिंगर्स को करंट बना लो। फिंगर्स करंट है और थंब मैग्नेटिक फील्ड है। ये उल्टा बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। पहले देखो, थंब अगर करंट के डायरेक्शन में रखोगे तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड बन जाएंगे। इसमें फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में मोड़ दोगे तो थंब मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ऐसे अगर फिंगर्स को करंट से मैच कराते हुए मैंने मोड़ दिया, ये करंट चल रहा है क्लॉकवाइज, तो मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर राइट हैंड के फिंगर्स को मोड़ दिया तो मेरा थंब इनटू द प्लेन जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड यहां पे इनटू द प्लेन है। अगर बीच की जगह पर इनटू द प्लेन है तो बाहर की जगह पर आउट ऑफ द प्लेन आपको दिखेगी। इनटू द प्लेन है तो यहां आउट ऑफ द प्लेन, यहां सब जगह आउट बनेगी।
कहां पे? सब जगह। बाहर की सारी दुनिया में मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा आउट, मतलब जो फील्ड लाइन इधर से बाहर की तरफ आएगा वो इधर से अंदर की तरफ मुड़ के फिर इससे जुड़ जाएगा। जो फील्ड लाइन इधर से बाहर आएगा वो इधर से अंदर जाके फिर पीछे से आता हुआ इससे जुड़ जाएगा। तो कोई भी फील्ड लाइन इधर से आउटवर्ड आया और इसके प्लेन में इनवर्ड गया, फिर इधर से जुड़ता हुआ ऐसे आ गया। तो आपको क्या बोलना है? राइट हैंड का रूल, दोनों इंटर कन्वर्टेबल हो गए। अगर थंब करंट है तो फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड है, अगर फिंगर्स करंट है तो थंब मैग्नेटिक फील्ड है राइट हैंड में। ठीक है, ये सब पढ़ रखा है आप लोग ने, ये सब आपको पता है। इस चैप्टर में ऑलमोस्ट हर चीज आपको क्लियरली पता भी होती है, ज्यादा चैलेंज नहीं है इस चैप्टर में, बट डिफिकल्ट सवाल ही करने हैं। ठीक है, चलिए एक फोटो देख लेते हैं। ये कहीं से कॉपी किया है, ऐसा लिख देता हूं मैं, shamelessly copied from some YouTube। लिखना कुछ नहीं है, अभी केवल बस देखते रहो। देखो यहां पे क्या किया मैंने, ये एक रियोस्टेट लगा रखा है, बैटरी लगा रखा है, एक गैल्वेनोमीटर या एमीटर लगा रखा है, जिससे मुझे करंट का आइडिया रहे कि करंट कम ज्यादा करने, ये रियोस्टेट आगे पीछे करने से करंट का वैल्यू चेंज होगा, उससे मुझे स्ट्रेंथ का यानी कि फील्ड के मैग्नीट्यूड का भी आइडिया लगेगा। इस पूरे डायग्राम, मतलब इस वीडियो में आप देख रहे हैं ये जो बल्ब जैसे चल रहे हैं, ये करंट का डायरेक्शन है और स्ट्रेट वायर में करंट चल रहा है। तो चारों तरफ कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती जैसा एक कॉइल बनते हुए 3 कॉइल बनाए, पूरे सिलिंड्रिकल रीजन में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया और ये मैग्नेटिक फील्ड वायर के चारों तरफ ऐसे गोल 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 घूम रहा है। थंब रूल वही है कि थंब के डायरेक्शन को करंट के डायरेक्शन से मैच करा दे, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में मुड़ गए वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। ठीक है, और बाकी जो लैब है वो किसी साईफाई मूवी से बनाई ली गई है, बहुत ही एडवांस लैब में जाके इन्होंने किया। पहले लैब बनाई और उसमें ये झंडू एक्सपेरिमेंट किया। ये कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती, ये जानते हैं कि नहीं? ये जानते हैं, आपके पहले का लकला प्रोडक्ट है, आपके मम्मी पापा जानते होंगे। कछुआ छाप मच्छर अगरबत्ती एक बहुत ही भयंकर लेवल ऑफ अगरबत्ती होती थी, जिससे मच्छर देखते ही कट लेते थे। गुड नाइट का बाप होता था वो। अच्छा, चलिए एक और डायग्राम देख लेते हैं। अभी जो मैंने अभी आपको जो मैग्नेटिक फील्ड दिखाया वो स्ट्रेट वायर के चारों तरफ बनता था, क्योंकि स्ट्रेट वायर के साथ अब हम सर्कुलर लूप में भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे। और कैसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता चलता है या उसका ये कैसे पता चलता है ये सर्कुलर है, भाई ये तो हमने बना दिया, लेकिन हमको पता कैसे चला वो देखो जरा ध्यान से। एक यहां पे वायर दिख रहा है, इसमें करंट अभी फ्लो करेंगे और फिर इसको राउंड कॉइल में कन्वर्ट कर देंगे। ये जो वायर दिख रहा है आपको, इसको ऐसे करके राउंड यानी कि एक सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर देंगे। और सर्कुलर लूप में करंट जब फ्लो होगा तो किस तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अभी दिखाते हैं। देखो ये वायर है, ये देखो सर्कुलर लूप बन गया, सर्कुलर लूप बन के इसके अंदर कार्डबोर्ड फंसा दिया, कार्डबोर्ड के ऊपर ये देखो करंट से कनेक्शन कर दिया, रियोस्टेट की ये वो। अब जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसकी वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इस कार्डबोर्ड पे बनेगा। इसमें छोटे छोटे आयरन के टुकड़े या आयरन फाइलिंग्स डाल दिए, छोटे छोटे आयरन के पार्टिकल्स, और फिर करंट जब फ्लो कराया और इसको थोड़ा सा ऐसे टैप करेंगे, टप 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 ऐसे टैप करो इसको, तो थोड़ा सा टैप करने पर ये आयरन के पीसेस रीअरेंज हो जाएंगे और इस बोर्ड पर ऐसे सर्कुलर सर्कुलर शेप में चिपके हुए दिखाई देने लगेंगे, यानी अपने आप को रीअरेंज करके ऐसे सर्कुलर लाइनिंग्स में बैठ जाएंगे। ऐसा आपने जब बचपन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ग्राफ बनाया होगा, एक बार याद है कि आपको, आपके स्कूल में पेपर के ऊपर ऐसे आयरन के छोटे छोटे फाइलिंग्स डाल के आपने मैग्नेट रखा और उसमें पेपर को टप टप किया तो वो एक पर्टिकुलर तरीके से नॉर्थ से साउथ पोल के बीच में रीअरेंज हो जाते थे।
बिल्कुल वैसा ही ये डायग्राम आपको बन जाएगा। एक साइड ये छोटे सर्कल, इस वायर के चारों तरफ सर्कल सर्कल, इस वायर के भी। अगर इस प्लेन में देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड आता हुआ दिख रहा है, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर से इनटू द प्लेन जाता हुआ दिख रहा है। इधर से आउटवर्ड आ रहा है और उधर से इनटू द प्लेन जा रहा है। ये भी आपको दिख रहा होगा कि ऐसे जैसे वायर के नजदीक नजदीक जाते हो तो फील्ड का वैल्यू थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन बीच में फील्ड का वैल्यू ऑलमोस्ट सेंटर पे कांस्टेंट जैसा दिखता है। अगर ऐसे ही कई सर्कुलर लूप एक के आगे एक लगा दे तो बीच का फील्ड यानी सेंटर के आस का फील्ड आपस में ऐड होके एकदम कांस्टेंट यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। तो ऐसे बहुत सारे लूप मिला मिला के जो हम डायग्राम जनरेट करेंगे उसको हम सोलेनॉइड बोलेंगे। और सोलेनॉइड में ये वाला जो बीच वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है वो सारा मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से जुड़ जाएंगे सारे एरो, और सारे छोटे छोटे एरो जुड़ के एक बड़ा सा हॉरिजॉन्टल यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जैसा पिक्चर आपके सामने लाएंगे। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ में आ गया। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो अंदर इनटू द प्लेन और बाहर आउट ऑफ द प्लेन, अंदर की तरफ इनटू द प्लेन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो चाहो तो ऐसा फोटो बना के अपने नोटबुक में लिख लो। ऐसे ही स्ट्रेट वायर में करंट आई है तो राइट साइड में थंब रूल से इनटू द प्लेन और लेफ्ट साइड में आउट ऑफ द प्लेन। पिछला वीडियो एक बार और देख लो, पब्लिक की भारी डिमांड के साथ। ये सर्कुलर कॉइल बनाया, उसमें एक कार्डबोर्ड लगा दिया, सर्कुलर कॉइल को एमीटर से कनेक्ट कर दिया, एमीटर को बैटरी से, बैटरी को स्विच से, स्विच को रियोस्टैट से, रियोस्टैट खिसकाने से करंट कम ज्यादा हो जाएगा, उससे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा। अब सर्किट ऑन किया तो इसमें करंट फ्लो होने लगेगा। आयरन फाइलिंग पहले डाल दिया तो सब रैंडमली बुरादे की तरह यानी सैंड की तरह बिखरी हुई है। यहां पे करंट फ्लो कराने लगे, करंट फ्लो करते ही सर्कल 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 चारों तरफ बनेंगे, लेकिन हमको सैंड को रीअरेंज करना पड़ेगा तो थोड़ा सा टैप करना पड़ता है। इसमें बोल रहा है करंट म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वैसे ही बनेगा। अरे इसमें नोट क्या करना है पागल? अरे ये सब नोट वोट नहीं करना, जो नोट करना वो मैं बताता हूं भाई। वाहिद भाई रुक जाओ, इसमें केवल फोटो देख लो, वीडियो देख लो भाई। यूट्यूब में अब तुम लोग मत घूमना, अपना टाइम जरा भी वेस्ट मत करो। जो इमेजिनेशन कराना है मैंने करा दिया, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। अरे यूट्यूब में पड़े रहते सब वीडियो, लेकिन तुम लोग नहीं लगाओ यूट्यूब में टाइम। कोई पूछ रहा सर हम कहां से ये वीडियो ढूंढेंगे, हम कहां से ये देख पाएंगे वीडियो? अरे तुम्हें नहीं देखना यार, तुम मूवीज के वीडियो देखो, गानों के वीडियो देखो। ये सब वीडियो देखने के लिए एक्स्ट्रा टाइम लगाने की जरूरत नहीं। और गाने मूवीज के वीडियो देखना जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पहला इंपॉर्टेंट रूल यहां से लिखना चालू करो, बायो-सेवर्ट लॉ, बायोट-सेवर्ट्स लॉ, बायो-सेवर्ट लॉ। बोलते टी नहीं कहा जाता इसमें, मुझे क्या पता कहा जाता है कि नहीं। जब टी बोलना ही नहीं था तो नाम में डाला क्यों टी? अगर मेरे नाम से टी गायब कर दूं तो मेरा तो नाम कर्मेंद्र यागी हो जाएगा, सेंसलेस बात हो जाएगी। ऐसे ही बोलते कुछ है, लिखते कुछ है, प्रोनाउंसिएशन कुछ और होता है, स्पेलिंग कुछ और होती है। ये इटालियन फिटालियन और फ्रेंच वाले सब नकली हैं, इनके नाम पे बैन लगा देना चाहिए। इनको राम प्रसाद और रामलाल टाइप के नाम दो। ये बायो-सेवर्ट लॉ में क्या कर रहे हैं,
एक बड़े से वायर के एक छोटे सेगमेंट के मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इस पी पॉइंट पे पता लगा रहे हैं, लेकिन सेगमेंट एकदम छोटा है, छोटा, पूरे वायर को भूल जाओ, एक छोटा सेगमेंट है डीएल लेंथ का, ये इतना छोटा है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा, मतलब बिल्कुल पॉइंट ऑब्जेक्ट है ये। और इस डीएल से किसी भी आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहां पर इसकी वजह से बना हुआ मैग्नेटिक फील्ड डीबी है। इस छोटे सेगमेंट का एंगल थीटा है इस आर के साथ। तो फॉर्मूला क्या बताया गया? फॉर्मूला यह है कि डीबी जो है ऐसे हो जाएगा, डीबी इज इक्वल टू के आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हो गया जिसका वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई है। तो फाइनल आंसर डीबी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। इस फॉर्मूले को लिख के याद कर लो। इस म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी। ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो मीडियम के चेंज होने से चेंज हो जाएगी, यानी वायर और इस पॉइंट के बीच में सब जगह अगर मीडियम एयर या वैक्यूम है तो परमिएबिलिटी का वैल्यू म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेस्ट पावर -7 चलेगा। ये जो यूनिट दिया हुआ है वेबर पर एम्पियर मीटर। लेकिन अगर ये वैल्यू तभी लेना है जब वैक्यूम है वायर और इस पॉइंट के चारों तरफ सब जगह, मतलब वायर का सेगमेंट वैक्यूम में रखा है और किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछा। अगर आपको किसी पानी के अंदर यह सेगमेंट रखा होता और वाटर के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड पूछा होता तो यहां पे परमिएबिलिटी का वैल्यू कुछ और हो जाता। सर ये तो परमिटिविटी जैसा ही कुछ इफेक्ट आ गया जिसमें मीडियम बदलते हैं, तो मीडियम की वजह से एक एक्स्ट्रा इफेक्ट जनरेट होता है जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बदल जाती थी। तो हम बोलते थे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जितने टाइम्स हो जाएगी, जितने टाइम से डिवाइड हो जाएगी, उसी को रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे। यहां पर रिलेटिव परमिएबिलिटी बोला करेंगे, वो अभी वो आ जाएगा। लेकिन ये म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10 रेस्ट पावर -7 है। म्यू नॉट का अपना वैल्यू 4 पाई इंटू 10 रेस्ट पावर -7 है। ये पहले की तरह कांस्टेंट नंबर है, वैक्यूम जब तक लिखा है तब तक इसको ऐसे ही लिखना। आई क्या है? करंट इन द वायर। डीएल क्या है? इस छोटे सेगमेंट का लेंथ। और डीएल क्रॉस आर, आर मतलब जहां पे पोजीशन वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब, इसी आर का मैग्नीट्यूड है आर। चलिए यहां पे लिखा कि वैक्यूम में मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा। अब देखो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं, डीएल क्रॉस आर था तो डीएल आर साइन थीटा कर दिया, आर से आर क्यूब काट दिया तो डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर हो गया। और अगर किसी मीडियम का रिलेटिव परमिएबिलिटी म्यू आर है तो म्यू नॉट के आगे म्यू आर मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर सिमिलरली लिख दिया। तो अगर बोला पानी का रिलेटिव परमिएबिलिटी 1/3 है, कुछ भी लिख दिया, तो आप इसमें ये 1/3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर आगे वाला टर्म लिख दीजिए। चलिए चलिए, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो सर्कल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, तो सेंटर से किसी भी छोटे सेगमेंट का डिस्टेंस आर हो जाएगा। मैं इसी से करने के तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर, अभी अभी बोला कि डीएल मतलब ये वाला जो इसका लेंथ का सेगमेंट है और आर मतलब सेंटर तक का डिस्टेंस, इनके बीच में हमेशा 90 डिग्री होगा, तो साइन 90 लिख दिया। अपॉन डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वायर हो गया। ये अभी अभी ये लिखा था डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, डीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये एक डीएल का आया। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे राइट में है तो थंब राइट हैंड के फिंगर्स घुमाएंगे तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसे कोई और सेगमेंट भी लेंगे तो उसका भी डिस्टेंस सेम रहेगा, डीएल भी सेम रहेगा, डायरेक्शन भी सेम रहेगा। तो सभी डीएल के सेगमेंट बनाएंगे तो सबका मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली ऐड हो जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सबका सेम है और आंसर भी सबका सेम है। मतलब इसको इंटीग्रेट कर देंगे
और ये डीएल छोटा लेंथ सेगमेंट है, डीएल डीएल सारा ऐड करेंगे तो 0 to 2 पाई आर तक ऐड करना पड़ेगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड 0 to b हो जाना है। तो b का वैल्यू हुआ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, डीएल का इंटीग्रेशन हो गया 2 पाई आर, 2 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, यहां बचा 2, आर से आर कैंसिल हो गया, बचा आर। तो आंसर आया म्यू नॉट आई बाय 2r। ये मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ही है, याद रखिए हम केवल सेंटर पे निकाल रहे हैं, सेंटर के लेफ्ट राइट अंदर बहुत सारे पॉइंट है, वहां नहीं निकाल रहे, सेंटर पे निकाल रहे हैं। अगर इस लूप में नंबर ऑफ टर्न्स n है तो मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर पे वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2r। n से मल्टीप्लाई क्यों हो गया उसके दो तरीके से समझते हैं। एक, अगर एक बार लूप में करंट आई था और उसके ऐसे 2 टर्न मार दिए तो करंट का वैल्यू 2i हो जाएगा। अगर हमने n टर्न्स मार दिए तो टोटल क्रॉस सेक्शन में टोटल करंट ni हो जाएगा, ni करंट हो जाएगा। तो ni लिख सकते हैं, या फिर बोल दो एक कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इतना है, दूसरे कॉइल का भी इतना ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, तीसरे का भी, क्योंकि सबका डायरेक्शन ऑफ करंट एक ही है, कॉइल तो टर्न बना बना के बनाए हैं। तो सबके मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करेंगे तो बस n से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे 2 कॉइल है तो डबल हो जाएगा, 3 कॉइल है तो ट्रिपल हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक बात मन में सोच लीजिए, नेट मैग्नेटिक फील्ड ये आ गया, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड इतना है। बहुत सिंपल और आसान चलेगा ये चैप्टर, आप दंग रह जाएंगे कि सर कितना कम है ये चैप्टर। बहुत ही बस 3-4 पॉइंट अगर याद किए तो बस लाइफ मस्त चलेगी। लिख लो भाई जल्दी। कोई भी भूलना नहीं है फॉर्मूला। नाइन्टी डिग्री कैसे आया, बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ऐसा सवाल आज तक किसी बच्चे ने पूछा नहीं कि एक टेंजेंट हमने बनाया है, ये छोटा सा सेगमेंट इसके सर्कल पे लेना है तो टेंजेंट बनाया, और एक होता है रेडियस। टेंजेंट और नॉर्मल के बीच में कितना एंगल होता है दुनिया ये खोज रही है। जिस तरीके से 11 मुल्कों की पुलिस डॉन का इंतजार कर रही, वैसे हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कोई इस एंगल को कैलकुलेट कर दे, बताए हमें ये 90 डिग्री होता है तो हम 90 डिग्री यूज करेंगे। ये देखिए यहां पे एक करंट कैरिंग छोटा सा लूप है जिसका एंगल थीटा है, इसको बोल रहे हैं सर्कुलर आर्क। इस आर्क का एंगल थीटा है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तुमने कहा पूरा सर्कल होता तो इंटीग्रेशन 2 पाई आर तक करना पड़ता, ये थीटा का सर्कल है तो इंटीग्रेशन थीटा आर तक करना पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर ही निकाल रहे हैं, म्यू नॉट आई बाई 2r हमारा आंसर होता था, लेकिन उसको यूनिटरी मेथड से हम थीटा बाई 2 पाई पर ब्रेक कर लेते हैं। ये कुछ ऐसा हो गया कि 2 पाई का जो सर्कल होता है वो फुल सर्कल होता है, उसका मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। तो यूनिट एंगल के सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाई 2r डिवाइडेड बाई 2 पाई। और थीटा एंगल का सर्कल बनाएंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट बाई 2r थीटा बाई 2 पाई, थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई से डिवाइड। तो ये यूनिटरी मेथड से हमने पता लगा लिया कि मैग्नेटिक फील्ड किसी थीटा के सर्कल का क्या होगा। अब मैं 2 रिजल्ट बोलता हूं मैग्नेटिक फील्ड। पहला रिजल्ट सेमी सर्कल, अगर सेमी सर्कल है तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितना होगा, आपको बोलना है पूरे सर्कल के मैग्नेटिक फील्ड का आधा। तो सेमी सर्कल अगर ऐसे बना है और सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछा, आपने बोला करंट की डायरेक्शन, मैंने बोला ये ऐसा चल रहा है, तो आपको राइट हैंड को घुमाना है, इसको ऐसे इमेजिन करना है कि सर्कल ही है। अगर ये पूरा सर्कल होता तो भी इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इनटू द प्लेन होता, तो इनटू द प्लेन लिख दो। अब हमने बोला दूसरा है क्वार्टर सर्कल,
और क्वार्टर सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे ही निकालना है। इसमें भी क्वार्टर सर्कल की वजह से इनटू द प्लेन कर दो। जो रिजल्ट लिख रहे हैं उसमें कोई भी अचंभे की बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल रिजल्ट है। अब लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। स्ट्रेट वायर में मैग्नेटिक फील्ड आपको पता चल गया कि डायरेक्शन ऐसे गोल गोल घूमेगा, करंट के डायरेक्शन के हिसाब से थंब रखेंगे ऐसे। इसमें एक ऐसा वायर लिया है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P से R है। तो लिखा है R इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वायर एंड पॉइंट P। पॉइंट P क्या होता है? जहां पर मैग्नेटिक फील्ड हमें पता लगानी है, वो वाला पॉइंट। तो वहां मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्ट म्यू नॉट I बाई 4 पाई R। R मतलब वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो P और वायर के बीच में है। आगे लिखना है साइन θ1 प्लस साइन θ2। मेरे ख्याल से इसके पीछे यहां पे पीछे एक डायग्राम और आ रहा है, तो वो भी मैं दिखा देता हूं। एक स्ट्रेट वायर लिया, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस R पर मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट P पर चाहिए। यहां पे छोटा सा सेगमेंट DL लिया, DL से मान लो इसका डिस्टेंस कुछ इस पॉइंट P का डिस्टेंस R है। यहां पे एंगल थीटा है, तो DL और R के बीच में एंगल 90 प्लस थीटा हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं, इसको R नहीं लेता, R इसको लेता हूं, इसको कुछ Y मान लेता हूं। ये वैसे क्यों किया जरूरत नहीं हमको। एक स्ट्रेट वायर लीजिए, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर पॉइंट P है, उस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैंने क्या किया, इस पॉइंट P से वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, उससे R आ गया। एक एंड को ज्वाइन किया तो θ1 आ गया, दूसरे एंड को ज्वाइन किया तो परपेंडिकुलर के साथ एंगल θ2 आ गया। मैग्नेटिक फील्ड का आंसर याद कर लिया, पॉइंट P पे म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई R ब्रैकेट साइन θ1 प्लस साइन θ2। इतना बस याद कर लीजिए, कहानी खत्म हो गई। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऐसा था, कुछ ऐसा था, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा था, और मतलब एक्स एक्सिस में जो मैग्नेटिक फील्ड वहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आए थे, एक एक्स में और एक वाई में। हमने डायरेक्ट जो टोटल निकाला था वो था साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। आपको याद होगा वो साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 था। यहां पे साइन θ1 प्लस साइन θ2 है, यहां साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 नहीं है, वहां पे था 2k लैम्डा बाई R साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, अल्फा और बीटा ऐड करके डिवाइडेड बाई 2। आर्या अक्षय का सवाल है कि क्वार्टर सर्कल में 8R कहां से आ गया, जबकि एक सर्कल में 4 क्वार्टर सर्कल होते हैं, तो एक सर्कल के आंसर को तो 4 से डिवाइड करना चाहिए था, तो 8 कहां से आ गया? क्योंकि मैग्नीट्यूड के फॉर्मूले में ऑलरेडी 1 बाई म्यू नॉट I बाई 2R है, अगर उसको 4 से डिवाइड करोगे तो अगर 1 बाई 2 पहले से ही लिखा रहता है, मतलब डिनोमिनेटर में 2 पहले से हो और उसको 4 से और डिवाइड करें तो 8 कहां से आ गया? क्योंकि 4 इंटू 2 8 होता है। अब ये ऐसी टाइम पास स्लाइड है, इसको देख लो। अगर यहां पे पॉइंट P है और एक एंगल θ1 ऊपर और θ2 नीचे बना, तो आप इनको ऐड कर दीजिए, यानी आंसर लिखेंगे म्यू नॉट I बाय 4 पाई R साइन θ1 प्लस साइन θ2, ऐसे लिखना है। लेकिन अगर वायर के लेंथ के नीचे है पॉइंट P,
तो आप कहेंगे सर इस वायर पे तो परपेंडिकुलर ड्रॉप ही नहीं हो रहा, ये तो वायर ऊपर है, यहां पे ड्रॉप हो रहा था, यहां से सीधा ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर आ गया, उसको आर लिख दिया। अब यहां पे तो बी वायर ही ऊपर है और पॉइंट भी नीचे है, तो हमको वायर को एक्सटेंड करके परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। तो पहले वायर एक्सटेंड किया, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तो आप ऐसे में बोलेंगे सर θ1 एंगल भी ऊपर ही है और θ2 एंगल भी ऊपर ही है। ऐसे में आपको θ1 जैसे ऊपर था तो प्लस ले रहे थे और नीचे था तो माइनस ले रहे थे, सॉरी प्लस ले रहे थे। इसमें दोनों को माइनस, मतलब ऊपर को प्लस और नीचे को प्लस लेना था। अभी नीचे वाला भी ऊपर चला गया, अपोजिट हो गया, तो फिर इसको माइनस ले लेंगे। तो θ1 को प्लस लिया, θ2 को माइनस, तो 2 पाई आर, सॉरी 4 पाई आर साइन θ1 माइनस साइन θ2। अगर दोनों एंगल्स सेम डायरेक्शन में है, बोथ एंगल्स आर लाइंग ऑन सेम साइड ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। यहां पे आर्क में कन्वर्ट नहीं करना है, जैसे स्ट्रेट वायर को सर्कुलर आर्क में कन्वर्ट करते थे वहां पे करते थे, यहां नहीं करना है बच्चों, यहां नहीं करना है। प्लीज मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, यहां पे वैसा मत कीजिएगा, ठीक है ना। वहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड आए थे, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल सर्कल से मैच करता था, तो वहां सर्कल में कन्वर्ट करते थे, यहां नहीं करते, यहां अलग है। अब एक बच्चे का रिक्वेस्ट है कि सर आप धीरे धीरे चलिए, तेज चल रहे। अच्छा नहीं, आप थोड़ा धीरे चल रहे। ओ अच्छा अच्छा, धीरे चल, तेज तेज चलते हैं, तेज तेज। अरे जल्दी नोट कर लो, सेम डायरेक्शन में ऐसा वायर बनाया। अगर बोला इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो तुमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। तुमने बोला सर एक एंगल ऊपर है, इसको θ1 लिख देते हैं, एक एंगल नीचे है, इसको θ2 लिख देते हैं, तो आंसर साइन θ1 प्लस साइन θ2, क्योंकि ऊपर का हिस्सा भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और नीचे वाला भी बनाएगा, तो θ1 का भी मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा और θ2 का भी। मतलब यहां से यहां तक मैग्नेटिक फील्ड साइन θ1 है और यहां से यहां मैग्नेटिक फील्ड साइन θ2 है, तो दोनों को ऐड कर दिया, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ गया। लेकिन सर ऐसा हो गया कि वायर के नीचे पॉइंट आ गया, तो तुम कहोगे यार ऊपर का जो एंगल है परपेंडिकुलर से ऊपर का θ1 है, लेकिन उस θ1 में से θ2 वाले रास्ते तक का तो मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो पूरा एंगल θ1 था तो वो साइन θ1 बनाता, यहां से यहां तक θ2 था तो वो साइन θ2 बनाता। लेकिन केवल इतने हिस्से का मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, तो तुम पूरे θ1 में से θ2 वाले का मैग्नेटिक फील्ड माइनस कर दोगे। पूरा यहां से परपेंडिकुलर से, ये पॉइंट को मैं अगर x लिख दूं, तो x से ऊपर a तक का मैग्नेटिक फील्ड साइन θ1 है और x से b तक का मैग्नेटिक फील्ड साइन θ2 है, और पूरे में से ये वाला पार्ट है ही नहीं, पूरा x से a में नहीं है, b से a है वायर, तो x से a वाले वायर में से x से b वाला वायर सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये अपना साइन θ2 वाला मैग्नेटिक फील्ड हटा देगा। ये देखो, अब इसमें भी दो रिजल्ट याद कर लेते हैं। अगर इनफाइनाइट वायर है तो θ1 भी 90 और θ2 भी 90, मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट P पर चल रहा है, म्यू नॉट आई बाय यहां साइन θ1 प्लस साइन θ2, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और यहां 4 पाई आर था, 2 और 4 पाई आर कैंसिल कर दिया, आंसर आया 2 पाई आर। समझे क्या? इनफाइनाइट वायर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद करना है। साइन θ1 को भी 90 डाल दो, θ2 को भी 90 डाल दो, सॉल्व करो, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर आ गया। इसको लिख लो। स्ट्रेट लाइन है तो इनफाइनाइट रॉड
करंट कैरिंग रॉड है और बोला यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो बस डिस्टेंस देखो कितना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से 2πr में डिवाइड करो, आंसर। दूसरा सेमी इनफाइनाइट वायर है। सेमी इनफाइनाइट वायर में यहां पे आर डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर है उसके ऊपर तो इनफाइनाइट रॉड है लेकिन नीचे रॉड ही नहीं है, तो θ2 0 है, θ1 90, θ2 0। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड चलेगा सेमी इनफाइनाइट रॉड का पी पॉइंट पे म्यू नॉट आई बाई 4πr। ये आधा है, तो पूरा वायर बना रहा था म्यू नॉट आई बाई 2πr, तो आधा इनफाइनाइट बनाएगा म्यू नॉट आई बाई 4πr। इस चैप्टर से एक सवाल आने का चांस होता है, एक ही सवाल आएगा, यानी या तो मैग्नेटिक फील्ड का सवाल आ जाएगा या मैग्नेटिक फोर्स का सवाल आ जाएगा, एक ही आएगा। स्टार्ट करते हैं। पहले ही सवाल मस्त है, बोल रहा है इनफाइनाइट वायर है, इसके एंड से ए डिस्टेंस पे ऐसे पॉइंट ओ है, यहां मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ओ पॉइंट पे आपको क्या करना है, पहले वायर को एक्सटेंड करना है, टक 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 टक, एक्सटेंड हो गया। फिर वायर पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, टक 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 टक, परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया ओ पॉइंट से परपेंडिकुलर। अब ये 37 है, ये 90 है, तो ये एंगल 53 डिग्री होगा, बिल्कुल सही, ऐसे हो गया। वायर यहां से ए डिस्टेंस, फिर वायर को मैंने ऐसे पीछे एक्सटेंड कर दिया और उसी पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। वायर का एंगल एक्स एक्सिस से 37 डिग्री, मान लो इस लाइन से 37 डिग्री है, तो यहां से 53 डिग्री हो गया। ये डिस्टेंस ए है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर का वैल्यू ए साइन 53 हो गया, यानी कि 4a/5 हो गया। अब आप इसको चाहो तो इस फोटो को ऐसे घुमा लो, ये इंफिनिटी तक जा रहा है, तो आप कहेंगे जी वायर जो है वो यहां तक है, जैसे वायर ये ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट यहां है और इधर इंफिनिटी पॉइंट है, और इधर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4a/5 पर, ये डिस्टेंस ए दिया हुआ 4a/5 पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, लेकिन ये एंगल 53 है, तो ये 37 दिया है। अब एक साइड एंगल 37 हो गया और दूसरा इनफाइनाइट यानी एंगल 90 है, इनफाइनाइट का मतलब दूसरा एंड का एंगल 90। तो हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो एक साइन थीटा भी ऊपर है और साइन 90 भी ऊपर है, तो म्यू नॉट आई बाई 4πr साइन 90 माइनस साइन 37। 4a/5 यहां पे वैल्यू रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट आई अपॉन 4a/5 4π। ले उस पेज का सारा मैंने खुद ही मिटा दिया, पोपट कर दिया।
म्यू नॉट आई बाई 8 पाई ए। बहुत बढ़िया। हो गया भाई। चलिए एक सवाल और। मैग्नेटिक फील्ड एट ओ, ओ मतलब सेंटर। यहां पे समझ लो कि ये जो स्क्वायर लूप है इज मेड फ्रॉम यूनिफॉर्म वायर। अब इस सवाल को ध्यान से देखना, थोड़ा अलग है। यहां से करंट आई अंदर जा रहा है लूप में, और वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, और यहां से करंट आई बाहर आ रहा है। तो आप कहेंगे जी करंट दो पार्ट में डिवाइड हुआ, तो ऊपर वाले 3 वायर अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, और नीचे वाला एक वायर अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। अगर मैं एक वायर का रेजिस्टेंस आर मान लूं, तो बाकी 3 वायर का भी रेजिस्टेंस आर 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 मानना पड़ेगा। यानी आर 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 हो गया, तो मूवी का नाम हो गया आर आर आर। रेजिस्टेंस में टोटल रेजिस्टेंस 3R हो गया। अगर रेजिस्टेंस 3R है तो करंट 1:3 3:1 के रेशो में डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पे जो करंट फ्लो करेगा, मान लीजिए आई करंट आया, तो यहां पे करंट फ्लो करेगा 3I/4, जबकि यहां पे करंट फ्लो करेगा I/4। अब ये I/4 की वजह से ये पहला वाला वायर, मान लो O पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनाता है B, तो I/4 का यही करंट इसमें भी जाएगा, और ये भी I/4 से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा B, और ये भी I/4 से मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा B। तीनों सेंस एक ही है, यानी कि ये तीनों क्लॉकवाइज हैं। क्लॉकवाइज में हाथ घुमाओ तो थंब इनटू द प्लेन है। तो अगर I/4 करंट से मैग्नेटिक फील्ड बना B, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन मतलब जो इन्हीं 3 वायर की वजह से बनी, इनटू द प्लेन इज 3B। अब नीचे वाले वायर में करंट ही 3 टाइम्स है, और वायर देखने में पहले वायर की तरह ही है। अगर पहला वाला वायर I/4 की वजह से B बनाता है, तो ये 3I/4 करंट से इससे 3 टाइम्स करंट ज्यादा है। तो मैग्नेटिक फील्ड 3I/4 की वजह से बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा 3B। और 3B बनेगा आउट ऑफ द प्लेन, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन में करंट है। तो अगर हम नेट मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में कैलकुलेट करें, तो आंसर आ जाएगा 0। 0 क्यों? क्योंकि 3 मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव में है, और 3 ही मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव में है, अपोजिट में है। 3B पॉजिटिव, 3B नेगेटिव। जो वायर लूप है उसको एक ही पूरा वायर लूप एक साथ करंट फ्लो नहीं करा रहा। यहां से करंट एंटर कर रहा है, दो पार्ट में डिवाइड होके, एक रास्ते से घूम के और दूसरा ये बड़े रास्ते से घूम के बाहर आ रहा है। तो मैंने कहा यार ये जो छोटा रास्ता है इसका रेजिस्टेंस आर मान लेते हैं। यहां पे लिखा वायर यूनिफॉर्म है, यानी कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला चलता होगा ρL/A। अगर ρL/A में पूरा यूनिफॉर्म वायर है, तो जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो तुमने बोला यार ये भी स्क्वायर है, तो चारों रास्ते बराबर होंगे, तो ये रेजिस्टेंस भी आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। यानी ऊपर वाले पाथ का रेजिस्टेंस 3R हो गया, और नीचे वाले पाथ का रेजिस्टेंस R हो गया। अगर रेजिस्टेंस का रेशियो 1:3 है, तो करंट का डिवीजन 3:1 हो जाएगा, यानी 3I/4 और I/4। अब यहां पे करंट 3 टाइम्स जा रहा है, तो करंट अकेला एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन करंट ही 3 टाइम स्ट्रॉन्गर है, तो 3 टाइम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये वायर अपना बनाएगा बी, ये भी बनाएगा बी, ये भी बनाएगा बी, ये अकेला बनाएगा 3B। लेकिन ये तीनों के बी एक ही डायरेक्शन में है, ऐड हो जाएंगे, और इसका 3B अपोजिट डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट होगा, तो वो भी मिलके 3B बना रहे हैं, ये अकेला ही 3B बना रहा है, आपस में कट जाएंगे, नेट फील्ड 0 हो जाएगा। तो अगर ऐसे ही कोई यूनिफॉर्म 2 सेगमेंट में ब्रेक करता हुआ लूप बनाया जाए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 ही हो जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम नेट मैग्नेटिक फील्ड 0 ही हो जाता है।
लेकिन एक बार चेक कर लेना होता है कि सब लोग ऐसा बना रहे हैं क्या। अब झंडू टाइप के सवाल अपने दिमाग से मत बनाओ तुम लोग यार, जितना कर रहे उतना देखो। मैग्नेटिक फील्ड बनाना, अब इसमें देखो कोई करंट आने जाने का रास्ता नहीं है। अगर इस सवाल में भी यहां से करंट आता, वहां से करंट जाता, ओ पे पूछा जाता, जीरो बोल दो। यहां से करंट आए, वहां से निकले, तो बोलेगा एक वायर और दो वायर। अबे दो वायर का रेजिस्टेंस भी डबल है, करंट हाफ हो जाएगा। तो दो वायर मिलके जितना बनाएंगे, अकेला वायर डबल करंट से उतना ही काट देगा। खैर, यहां पे एक ही डायरेक्शन में लूप में बस करंट घूम रहा है, इसमें कहीं से आया और गया नहीं है, लूप में घूम गया, करंट गोल घूम रहा है। तो सारे वायर का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा। तो एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाला, दूसरे का निकाला, तीसरे का निकाला, ऐड कर दिया। लेकिन सारा का सारा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो आपको सभी साइड ए है, सब कुछ बराबर दिया। तो a बाय 2√3 ये डिस्टेंस हो गया। यहां से ज्वाइन किया तो ये 60 डिग्री हो गया, इसको ज्वाइन किया तो यहां भी 60 डिग्री हो गया। एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालो और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैग्नेटिक फील्ड निकाला हमने म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, आर की जगह लिखा a बाय 2√3, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वन वायर। फिर लिखा साइन 60 प्लस साइन 60। साइन 60 होता √3/2, ये भी होता √3/2, तो √3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, यहां 2 आ गया। म्यू नॉट आई बाय 2 पाई ए, ये √3 ऊपर चला गया और साइन का भी √3 ऊपर से आ गया, ये 3 इंटू 3, √3 इंटू √3 हो गया। ये एक वायर का मैग्नेटिक फील्ड आया। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड 3 वायर का निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई और कर दिया। तो म्यू नॉट आई इंटू 3 बाय 2 पाई ए, यानी कि 9 म्यू नॉट आई बाय इस सवाल में एक वायर इनफाइनाइट वाला यहां से आया और ए पॉइंट पर बेंड होकर अल्फा एंगल पे चला गया। इन दोनों वायर्स के बीच में यहां कोने से डी डिस्टेंस पे एक पॉइंट ओ है, जिसका एक साइड से एंगल अल्फा बाय 2 है, दूसरे साइड से भी एंगल अल्फा बाय 2 है। एक साइड से एंगल अल्फा बाय 2 है, दूसरे साइड से भी अल्फा बाय 2 है। एक वायर यहां से आया और बेंड होके इंफिनिटी पे चला गया, तो ये भी इंफिनिटी तक जा रहा है और ये भी इंफिनिटी तक। और इस यहां पे पॉइंट ओ है, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड एट ओ। ए से ओ का डिस्टेंस डी दिया हुआ है, ए से ओ का डिस्टेंस डी है। ठीक है, ट्राई करना। होमवर्क, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ओ सेंटर ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। टोटल लेंथ ऑफ द पॉलीगन इज 2 पाई आर। तो लेंथ ऑफ वन साइड इज 2 पाई आर बाई एन। इसको जरा सॉल्व करना, ये भी होमवर्क। होमवर्क है, अभी मिल जाएगा पीडीएफ में, तो कर लेना इसको, है ना। इस सवाल में कोई मामला मुश्किल नहीं है। एक साइड का लेंथ है 2 पाई आर बाई एन। ये पूरे वायर का लेंथ 2 पाई आर था, ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, बहुत सारे एन साइड्स का पॉलीगन है। पूरा लेंथ 2 पाई आर है, तो एक साइड का लेंथ 2 पाई आर बाई एन हो गया। उससे परपेंडिकुलर का भी डिस्टेंस आ जाएगा, tan थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे तो। से याद आया, ये तो थोड़ा सवाल मैंने सॉल्व किया हुआ है। हाँ, ये सवाल आया, मेरा फेवरेट सवाल, फेवरेट। बच्चों आप इसको जरा ड्रॉ करो। यहां पे एक इनफाइनाइट वायर है और यहां पर भी एक इनफाइनाइट वायर है। ये दो इनफाइनाइट वायर सर, तो हमें तो दो बॉल की तरह दिख रहे हैं। ये एक इनफाइनाइट वायर ऐसे है और दूसरा इनफाइनाइट वायर ऐसे, दोनों एकदम पैरेलल रखे, पैरेलल। लल्लू बातें करी तो सूद दिए जाओगे किसी दिन। ये देखिए, यहां पे
पैरेलल है, दोनों वायर्स पैरेलल हैं और उनके बीच का डिस्टेंस 6 मीटर दिया हुआ है। ये देखो 3 मीटर प्लस 3 मीटर, ये एक पैरेलल वायर, ये दूसरा। हम यहां से देख रहे हैं, हमारी आंखें यहां है, तो मुझे इस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है और इस वायर का भी क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है। इसमें भी करंट इनटू द प्लेन दिख रहा है, इसमें भी करंट ऐसे इनटू द प्लेन है, दोनों में करंट बराबर है। इन दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर यहां 4 मीटर डिस्टेंस पे गए और मैंने पूछा इस जगह पर नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ। आपको इस वायर दोनों के प्लेन से परपेंडिकुलर यहां ए पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता लगानी है। आप कहेंगे सर ये तो ऐसा हो गया कि ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 मीटर हो गया, यहां पर भी 5 मीटर हो गया। ये देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, तो ये 5 मीटर हो गया। इनके बीच के डिस्टेंस को मैं थोड़ी देर के लिए 2a मान लेता हूं और हाइट को h मान लेता हूं, यानी ये a हो जाएगा, ये h हो जाएगा, ये अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला 5 मीटर इज अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों वायर अपना अपना बनाएंगे और उनका एक कंपोनेंट ऐड हो जाएगा, दूसरा कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। कंपोनेंट कैसे लेंगे? यहां पे इनटू द प्लेन करंट जा रहा है, इनटू द प्लेन, ये तो थंब को अंदर की तरफ रखो और राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाओ, तो घूमता हुआ फिंगर यहां पे एक सर्कल बनाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? घूमता हुआ फिंगर एक सर्कल बनाएगा, तो सर्कल पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टेंजेंशियल होता है। यानी ये जो 5 मीटर का अगर मैं सर्कल बनाऊं, तो यहां पे एक सर्कल ऐसे घूमेगा, तो इस जगह पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। ये वायर का नाम अगर 1 है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड B1 यहां पे आ जाएगा। थोड़ा दिमाग लगाओगे तो दिखेगा। यहां पे थंब अंदर रखा और राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाया, तो जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है उसी रेडियस का सर्कल बनेगा, और सर्कल बनेगा तो वो रेडियस के टेंजेंट यानी परपेंडिकुलर बना दो। तो अगर यहां पे कोई वायर है, ये अंदर की तरफ जाता हुआ वायर है, और मैं इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, तो तुम जो सर्कल बनाया रेडियस उसके परपेंडिकुलर कर लो। हमने टेंजेंट ऊपर क्यों नहीं मारा, नीचे क्यों मारा? क्योंकि सर्कल ऐसे करके घूम रहा है क्लॉकवाइज। देखो अगर थंब बनाए तो सर्कल क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? ऐसा टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे इधर टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे इधर टेंजेंट होगा, इस पॉइंट पे इधर टेंजेंट होगा। आपको ये सर्कल में मैग्नेटिक फील्ड जो घूमती है उसका आइडिया लग रहा है? तो अगर इस वायर की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड लेंगे, तो इस रेडियस, इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर, इसी प्लेन में इसके परपेंडिकुलर ऐसे चलेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इस वाले में भी थंब ऐसा ही है और राइट हैंड घुमाया, तो इसका यहां पे अगर मैं एक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दूं और इस एंगल को थीटा बोल दो, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा। ऐसे ही इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इस रेडियस के, इस डिस्टेंस के परपेंडिकुलर बनेगा। अगर यहां पर भी एंगल थीटा है और ये पूरा एंगल 90 है, ये पूरा 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो यहां थीटा हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड भी बी है, लेकिन ये वायर 2 की वजह से बना, तो इसका कौन सा कंपोनेंट इन दोनों का ऐड हो जाएगा? आप बोलेंगे जी नेट मैग्नेटिक फील्ड जो बनेगा वो 2b cos थीटा हो जाएगा। इस डायग्राम के हिसाब से अगर ऊपर ऊपर के एंगल थीटा है, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड का cos थीटा कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और sin थीटा ऊपर नीचे होके कट जाएंगे। तो 2b की जगह लिख दिया मैं इसी आंसर का रिजल्ट, इसी क्वेश्चन का रिजल्ट बता रहा हूं। म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, आर की जगह पर 5 मीटर लिख दिया, और cos थीटा का वैल्यू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4/5।
कुछ समझ नहीं आया? बिल्कुल सही, वेरी गुड। 2b cos थीटा इसलिए किया क्योंकि दोनों का एक एक कंपोनेंट ऐड हो रहा है, दोनों का एक एक कंपोनेंट ऐड हो गया और दूसरा कंपोनेंट कट कर गए। देखो इसको मैं एक बार और दिखाता हूं, बताता हूं, समझाता हूं। देखना ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड B1 जो दिखा वो इस वाले वायर ने बनाया, इसको 1 कह दिया आपकी हमने, और इसको 2 कह दिया। तो 1 वाले वायर ने अपने डिस्टेंस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बना दिया और यहां 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है, और दूसरे वाले वायर ने अपने डिस्टेंस के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड बना दिया, यहां भी एंगल 90 दिख रहा है। दोनों के मैग्नेटिक फील्ड के अगर एंगल निकाले, मान लीजिए यहां थीटा और थीटा है, तो उधर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से थीटा और थीटा एंगल बनते दिखेंगे। इसी लॉजिक से आपको पता चलेगा कि नेट मैग्नेटिक फील्ड 2b cos थीटा है। अगर कोई वायर ऐसा चल रहा है और उसके सामने कहीं हवा में इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, मान लीजिए वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है, मतलब वायर अंदर की तरफ है, जैसे ये अंदर की तरफ ऐसे इनटू द प्लेन, वैसे वायर अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, और यहां पे मुझे किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो आप थंब को अंदर की तरफ रख के राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाओ, तो थंब इनटू द प्लेन रख के राइट हैंड के फिंगर्स को घुमाएंगे तो फिंगर किस सेंस में रोटेट होता हुआ दिखेगा? आप कह रहे सर फिंगर्स जो है क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट हो रहा है। तो बस इसी रेडियस का एक सर्कल आपको ड्रॉ करना है, किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना, जैसे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है तो सर्कल ऐसे बनाना है कि जिसका टेंजेंट आपको क्लॉकवाइज जाता दिखे। तो जैसे किसी वायर के सामने यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो ये रेडियस गए और यहां पे परपेंडिकुलर। ऐसे ही इस सवाल में एक वायर ये रहा और एक वायर ये रहा, दोनों के बीच में डिस्टेंस 2a है, तो ये डिस्टेंस भी a है, ये डिस्टेंस भी a है, इसके बीच में यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये डिस्टेंस h है। तो मैंने ये पॉइंट को, जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, मान लो वो पॉइंट P है, उसको वायर से ज्वाइन किया, और ये जो लाइन आई इसके परपेंडिकुलर एक मैग्नेटिक फील्ड, इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो आप बताओ ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया? आप कहेंगे जी ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल एंगल 90 है, ये टोटल 90 एंगल है। इस मैग्नेटिक फील्ड को B लिख दिया, यहां की वजह से इस पे बना। अब केवल इस दूसरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो इसका भी ऐसे ही एक ट्राइंगल बन रहा है, और इसमें जो रेडियस है उसमें थंब अगर राइट हैंड घुमाए तो ये रेडियस पर भी ऐसे परपेंडिकुलर है। तो इसके ये जो डॉटेड लाइन चल रही है इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक और बनाया, इसका भी एंगल थीटा है। यहां पे एक बनाओ जरा पिक्चर, जो पहले वाला था ये एंगल थीटा था, ये मैग्नेटिक फील्ड B है, तो अगर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बीच में एंगल 90 है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा। अगर ये दोनों मिला के एंगल, ये पूरा एंगल 90 है और ये नीचे का एंगल 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल थीटा होगा। तो इस B के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, B cos थीटा एंड B sin थीटा। ऐसे ही दूसरे वायर का मैग्नेटिक फील्ड अपने डिस्टेंस के परपेंडिकुलर बन गया है। फिर से यहां मैंने ये एंगल थीटा लिख लिया, ये वायर दूसरा वाला वायर था। तो अगर इनके और इनके बीच में पूरा 90 डिग्री बन रहा है और ये एंगल थीटा है और ये दोनों भी मिला के 90 होते, तो यहां एंगल 90 माइनस थीटा है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मिला के 90 होता है,
उसमें एक एंगल थीटा दो, दूसरे साइड 90 माइनस थीटा, और ये टेढ़े दो लाइन, इनके बीच में भी एंगल 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो यहां थीटा होगा, तो यहां बी लिखा, तो बी का एक कंपोनेंट हो गया बी कॉस थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो गया बी साइन थीटा। अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक साथ देखें तो बी कॉस थीटा सामने, बी साइन थीटा नीचे, बी कॉस थीटा सामने, बी साइन थीटा ऊपर। तो हमने बोला जब इनको ऐड करेंगे नेट मैग्नेटिक फील्ड की जगह, तो बी कॉस थीटा आपस में ऐड हो जाएगा और बी साइन थीटा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल हो जाएगा, उसको मत लिखो, यहां लिख दो 2b cos थीटा। अब b की जगह मैंने लिखा म्यू नॉट आई बाय, इनफाइनाइट वायर है, इसका मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाय 2 पाई r चलता है। r की जगह ये वाला डिस्टेंस लिखा है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। और cos थीटा राइट एंगल ट्राइंगल में होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस का वैल्यू h है, तो h अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो यहां पे जो फाइनल रिजल्ट है उसको मैं a और h के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं। यहां पे जो अब ट्राइंगल है, ये जो नेट रिजल्ट है उसको एक और h के रिस्पेक्ट में लिख रहा हूं। आप इस रिजल्ट को याद रख लीजिएगा, म्यू नॉट आई एच अपॉन पाई ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एच क्या है, जिस हाइट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और ए है सेपरेशन बिटवीन टू वायर्स, सेपरेशन बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। इन दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में है, करंट इन सेम डायरेक्शन। ये रिजल्ट लिख लो, इसको याद कर लो, एडवांस में ये सवाल आएगा। चलिए आज का कार्यक्रम खत्म, नमस्कार।